नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है क्रिया विशेषण। विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। हिंदी के विद्यार्थियों का इतनी बड़ी संख्या में असफल होना कई प्रश्न उठा रहा है। क्या हम अपनी समृद्ध भाषा की विरासत को खो रहे हैं? क्या हिंदी सीखने सिखाने की निष्ठा में कमी आई है? रोजगार का प्रश्न भी उठ रहा है, लेकिन हिंदी में रोजगार बहुत हैं। कई ऐसे कार्य हैं जिन्हें स्टार्टअप के रूप में लिया जा सकता है। अज्ञानता असफलता का कारण बन रही है। अपनी भाषा खोकर हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को कैसे पूरा करेंगे? मेरा यह चैनल एक छोटा सा प्रयास है अपनी भाषा के संरक्षण संवर्धन का। थोड़ा प्रयास आप भी करें। हिंदी समर्थ है आपको आगे ले जाने में। आइए हिंदी व्याकरण सीखें। आज का पाठ है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द भेद के अंतर्गत आता है। शब्द भेद के पाठ में हमने देखा कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम अविकारी शब्द का पहला भेद क्रिया विशेषण की चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषाओं को समझेंगे, उसके लक्षणों को जानेंगे, क्रिया विशेषण के भेदों को कई उदाहरणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे और स्वयं अभ्यास करके क्रिया विशेषण की अपनी समझ को पुष्ट करेंगे। जी हां, स्वाध्याय अध्ययन की नींव है और यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसी विषय को समझने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। शब्द भेद पाठ के अंतर्गत हमने देखा था कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्दों के भी चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द अर्थात क्या? आइए हम पहले इसे जानते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं। तो ये अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। चूंकि अव्यय शब्दों में विकार नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अव्यय शब्दों का व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। अव्यय शब्दों के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज के इस पाठ में हम अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण की बात करेंगे। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जानने के लिए आइए देखते हैं विभिन्न व्याकरण विदों द्वारा दी गई क्रिया विशेषण की परिभाषाओं को। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा। कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस अव्यय शब्द से क्रिया की कोई विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहां, जल्दी, धीरे, अभी, बहुत, कम इत्यादि।
ये शब्द क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, किस समय में हो रही है, इत्यादि। वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब देखिए, कामता प्रसाद गुरु कहते हैं, जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद कह रहे हैं, जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए इसे समझते हैं कि क्यों कामता प्रसाद गुरु कह रहे हैं कि वह अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण हैं, और ये कह रहे हैं वासुदेव नंदन प्रसाद कि क्रिया विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो कामता प्रसाद गुरु क्रिया विशेषण के लक्षण बताते हुए एक जगह लिखते हैं, जिस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, उसी प्रकार विशेषता और क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को भी क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द बहुधा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं और कभी कभी क्रिया की भी विशेषता बतलाते हैं। क्रिया विशेषण के लक्षण में विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का उल्लेख इसलिए नहीं किया गया कि यह बात सब क्रिया विशेषणों में नहीं पाई जाती और परिमाणवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या दूसरे क्रिया विशेषणों की अपेक्षा बहुत कम है। कहीं कहीं रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी विशेषण और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, परंतु वे परोक्ष रूप से परिमाणवाचक ही हैं। जैसे ऐसा सुंदर बालक। अब देखिए, सुंदर बालक तो सुंदर विशेषण है, और जब कहा जा रहा है ऐसा सुंदर बालक तो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है ऐसा, इसलिए वह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, लेकिन परिमाणवाचक शब्द है वो। इसलिए कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं। इतना सुंदर बालक या गाड़ी इतने धीरे चलती है। इस प्रकार के प्रयोग जो होते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए हरदेव बाहरी कहते हैं, क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाला। बड़े ही सरल और सीधे शब्दों में हरदेव बाहरी ने बताया है कि क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण वैयाकरणों ने 3 आधारों पर किया है, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो आइए एक एक करके हम इन्हें जानते हैं और समझते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद किए जाते हैं, साधारण, संयोजन और अनुबद्ध। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाय अब मैं क्या करूं। अब देखिए यहां पर रेखांकित है शब्द अब।
अब का प्रयोग यहां पर स्वतंत्र रूप से हुआ है, इसलिए यह साधारण क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। यह स्वतंत्र कैसे है, तो इसे जानने के लिए हम आइए अगला भेद देखते हैं, तब हमें अंतर पता चल जाएगा। अगला भेद है संयोजन। जिनका संबंध किसी उपवाक्य के साथ रहता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जहां अभी समुद्र है वहां पर किसी समय जंगल था। अब देखिए, संयोजक क्रिया विशेषण दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, ये स्वतंत्र नहीं है। अर्थात अगर मैं कहूं जहां अभी समुद्र है तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो शब्द है जहां, यह स्वतंत्र रूप से अर्थ स्पष्ट करने में सक्षम नहीं है। यह निर्भर है अगले वाक्य में प्रयुक्त, अगले उपवाक्य में प्रयुक्त वहां शब्द पर। जहां अभी समुद्र है वहां पर किसी समय जंगल था। क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर अनुबद्ध। अनुबद्ध क्रिया विशेषण वह हैं जिनका प्रयोग अवधारण के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है। जैसे यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब देखिए, तो का प्रयोग यहां किस प्रकार हुआ है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यह वाक्य सीधे सीधे ऐसे भी कहा जा सकता है, यह मैंने नहीं सोचा था। लेकिन यहां पर स्वीकृति का भाव है, स्वीकार बोध है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, तो इसलिए यह अनुबद्ध है। किसी भी शब्द भेद के साथ इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं: मूल, यौगिक और स्थानीय। विद्यार्थियों, आपने क्रिया पढ़ते हुए भी मूल और यौगिक ये दो भेद पढ़े थे क्रिया के संबंध में। मूल क्रिया मतलब वह शब्द, वे धातु जो मूल रूप में होती हैं, और यौगिक धातुओं के साथ कुछ अन्य शब्द भी जुड़ते हैं। यहां पर भी देखिए, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्द से नहीं बनते वे मूल क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं इत्यादि। और जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय अथवा शब्द जोड़ने से बनते हैं उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सवेरे, यहां, वहां, चुपके इत्यादि। इन शब्द भेदों की चर्चा आगे की जाएगी। शब्द भेदों से मेरा आशय है कि जिन शब्द भेदों से यौगिक क्रिया विशेषण बनते हैं उनकी चर्चा आगे इसी वीडियो में हम करेंगे। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण का तीसरा भेद है स्थानीय। दूसरे शब्द भेद जो बिना किसी रूपांतर के क्रिया विशेषण के समान उपयोग में आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। ये शब्द किसी विशेष स्थान में ही क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे मैं यह चला। अब देखिए, ये तो सर्वनाम है, लेकिन इसका प्रयोग इस वाक्य में जिस स्थान पर हुआ है, जिस प्रकार से हुआ है, यह क्रिया विशेषण है। मैं यह चला। यौगिक क्रिया विशेषण किन शब्द भेदों से बनते हैं? आइए देखते हैं। संज्ञा से बनते हैं।
जैसे सवेरे, रात को, प्रेम पूर्वक, दिन भर, रात तक इत्यादि। सर्वनाम से भी बनते हैं, जैसे यहां, वहां, अब, जब इत्यादि। और विशेषण से भी बनते हैं, जैसे धीरे, चुपके, भूल से, इतने में, पहले, दूसरे इत्यादि। और धातु से भी क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे आते, करते, देखते हुए, लिए, बैठे हुए इत्यादि। इस प्रकार के प्रयोग आपने देखे होंगे। मैं टीवी देखते हुए पढ़ रही हूं। पढ़ना क्रिया है और उस पढ़ना क्रिया की विशेषता बता रहा देखते हुए, और देखना धातु है, तो धातु से ये क्रिया विशेषण बना है। अव्यय से भी क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे यहां तक, कब का, ऊपर को, झट से इत्यादि। क्रिया विशेषणों के साथ निश्चय जानने के लिए बहुधा ई या ही लगाते हैं, जैसे अभी, यहीं, आते ही, पहले ही इत्यादि। कुछ क्रिया विशेषण ऐसे होते हैं जिन्हें हम संयुक्त क्रिया विशेषण कहते हैं, जो दो शब्दों के संयोग से या मेल से बनते हैं, जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से। द्विरुक्ति का मतलब होता है किसी संज्ञा का प्रयोग दो बार एक साथ किया जाए, जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, बीचों बीच, हाथों हाथ। तो इस प्रकार के प्रयोग संयुक्त क्रिया विशेषण के प्रयोग होते हैं। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे रात दिन, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश इत्यादि। और विशेषण की द्विरुक्ति से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे एकाएक, ठीक ठीक, साफ साफ इत्यादि। क्रिया विशेषणों की द्विरुक्ति से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे धीरे धीरे, जहां जहां, बैठे बैठे, पहले पहल इत्यादि। और दो भिन्न भिन्न क्रिया विशेषणों के मेल से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे जहां तहां, जब तक, जब कभी, कल परसों, आस पास इत्यादि। दो समान अथवा असमान क्रिया विशेषण के बीच में न लगाने से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ इत्यादि। संयुक्त क्रिया विशेषण कुछ इन शब्दों से भी बनते हैं, जैसे अनुकरण वाचक शब्दों की द्विरुक्ति से गटगट, तड़ातड़, सटासट, धड़ाधड़ इत्यादि। संज्ञा और विशेषण के मेल से एक साथ, एक बार, जबरदस्ती, लगातार इत्यादि। और अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन्म इत्यादि। और पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से भी संयुक्त क्रिया विशेषण बनते हैं, जैसे विशेष करके, बहुत करके, एक एक करके इत्यादि। विद्यार्थियों,
जिस प्रकार हिंदी भाषा में विभिन्न भाषाओं के शब्द समाहित हुए हैं, समाहित कर लिए गए हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, उसी प्रकार विभिन्न भाषाओं से क्रिया विशेषण भी लिए गए हैं। हिंदी में कुछ क्रिया विशेषण संस्कृत से लिए गए हैं, कुछ उर्दू से लिए गए हैं, और संस्कृत और उर्दू दोनों ही भाषाओं से लिए गए क्रिया विशेषण तत्सम रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और तद्भव रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत से लिए गए क्रिया विशेषण, कुछ उदाहरण उनके इस प्रकार हैं, जैसे अकस्मात, अन्यत्र, कदाचित, प्रायः, सर्वत्र, सर्वदा, आज, कल, परसों, साथ, सतत इत्यादि। अब इनमें कुछ शब्द तत्सम हैं तो कुछ तद्भव हैं। उर्दू के क्रिया विशेषण जिनका हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वे इस प्रकार हैं: शायद, जरूर, बिल्कुल, फौरन, हमेशा, जल्दी, खूब, आखिर, सही, नगीच इत्यादि। अब इनमें भी कुछ तत्सम हैं तो कुछ तद्भव हैं। अब जैसे ये शब्द है नगीच, आपने शायद इनका प्रयोग ना सुना हो, लेकिन इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में होता है। आपने नजदीक शब्द सुना होगा, ये उसी नजदीक का तद्भव रूप है, नगीच। विद्यार्थियों, अर्थ के आधार पर भी क्रिया विशेषणों के भेद किए गए हैं और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषणों के 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं: स्थितिवाचक और दिशावाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक और पौनः पुण्यवाचक। और परिमाणवाचक के अंतर्गत अनिश्चित संख्या या परिमाणवाची शब्द होते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषणों की संख्या अनंत है। तो आइए एक एक करके इनका परिचय प्राप्त करते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं: स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण यहां आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे यहां, वहां, जहां, कहां, आगे, पीछे, भीतर, पास, सर्वत्र, अन्यत्र, ऊपर, नीचे, तले, सामने इत्यादि। और दिशावाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण ये हैं: इधर, उधर, किधर, जिधर, दूर, परे, अलग, बाएं, आर पार, इस तरफ, चारों ओर इत्यादि। कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं: समयवाचक, अवधिवाचक और पौनः पुण्यवाचक। समयवाचक क्रिया विशेषण के भेद ये हैं: आज, कल, परसों, अब, जब, कब, अभी, तभी, तुरंत, सवेरे, पहले, पीछे इत्यादि। अब देखिए, ये शब्द क्रिया के होने के समय को बता रहे हैं। और वहीं अब जैसे ये शब्द है आज,
आज जाना है और कल जाना है। ये दो अलग अलग समय हैं, आज और कल। लेकिन अवधिवाचक में ये दो शब्द मिलकर जब एक क्रिया विशेषण बन जाता है, आज कल, तब उसका अर्थ अलग हो जाता है। तब वो कोई एक समय नहीं है, बल्कि एक अवधि है, समय का थोड़ा बड़ा हिस्सा। आज कल मतलब ना तो आज और ना कल, बल्कि आज कल, आज के आसपास का समय और कल के भी आसपास का समय, कुछ इस तरह का अर्थ है इस शब्द का। तो आजकल नित्य, सदा, सतत, निरंतर, लगातार, कब का इत्यादि कुछ इसी तरह के शब्द हैं जो अवधिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद है पौनः पुण्यवाचक। अब ये देखिए, शब्द बना है पुनः पुनः से, अर्थात यहां किसी क्रिया के बार बार होने की बात प्रकट होती है। ये शब्द हैं बार बार, बहुधा, प्रतिदिन, कई बार, पहले, फिर। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे होगा। ये दो उपवाक्यों को जोड़ेंगे, पहले फिर। और इसी प्रकार का अगला उदाहरण है जो तीन शब्द हैं जो संभवतः तीन उपवाक्य को जोड़ेंगे, एक, दूसरे, तीसरे। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे पौनः पुण्यवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर अगला भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के ये कुछ भेद हैं आपके सामने। जैसे अधिकता बोधक। अब परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, मात्रा की अधिकता बताने वाले शब्द, जैसे बहुत, अति, बड़ा, भारी, खूब, पूर्णतया इत्यादि। और दूसरा भेद है न्यूनता बोधक, अर्थात मात्रा की न्यूनता का बोध कराते हैं ये शब्द, जैसे कुछ, लगभग, थोड़ा, जरा, किंचित इत्यादि। और कुछ ऐसे भी शब्द हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो पर्याप्ति का बोध कराते हैं, जिन्हें हम पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे केवल, बस, काफी, बराबर, ठीक, अस्तु इत्यादि। और कुछ शब्द तुलना का बोध कराते हैं, उन्हें हम तुलनावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अधिक, कम, इतना, उतना, बढ़कर, और इत्यादि। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो श्रेणी का बोध कराते हैं, उन्हें हम श्रेणीवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, यथाक्रम इत्यादि। चौथा भेद है क्रिया विशेषण का अर्थ के आधार पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के ये कुछ भेद होते हैं। जैसे इसका भेद प्रकार के आधार पर भी किया जाता है, जैसे ऐसे, वैसे, मानो, धीरे, सहसा, यूं ही, स्वतः, एकाएक। ये कुछ शब्द हैं आपके समक्ष स्क्रीन पर जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के एक भेद प्रकार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे कुछ वह शब्द हैं जो निश्चय का बोध कराते हैं, जैसे अवश्य, सही, निस्संदेह, अलबत्ता, दरअसल इत्यादि। और कुछ वह शब्द हैं जो अनिश्चय का बोध कराते हैं, जैसे कदाचित,
यथासंभव इत्यादि। कुछ स्वीकार बोधक शब्द भी होते हैं, जैसे हाँ, जी, ठीक, सच इत्यादि। और कुछ कारण का बोध कराते हैं, जैसे इसलिए, क्यों, काहे को इत्यादि। और कुछ निषेध बोधक होते हैं, जैसे न, नहीं, मत इत्यादि। और कुछ शब्द अवधारण बोधक होते हैं, जैसे तो, हो, भी, मात्र, भर, तक, सा इत्यादि। विद्यार्थियों, इन शब्दों का आप अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और बार बार इस प्रकार के प्रयोग का अभ्यास कीजिए, तब आप इन्हें और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ के निर्माण में, इस वीडियो के निर्माण में मैंने जिन आधार ग्रंथों का उपयोग किया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, इसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसके लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। मुझे विश्वास है कि क्रिया विशेषण समझने में आज का पाठ आपको अवश्य सहायक होगा। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप हिंदी व्याकरण ध्यान से सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।